पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते की मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात हुए हैं। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों एतराफ़ का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए इत्तेफाक भी हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात भी हुए हैं। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों एतराफ़ का कोर इशू और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए इत्तेफाक भी किया गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से यह अहम राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से उसमें बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात हुए हैं। देरपा और बाहमी मुफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर भी इत्तेफाक हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMO के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत के हवाले से भी बातचीत हुई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते की मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए हैं। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों तरफ के का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए भी इत्तेफाक हुआ है, जबकि दोनों तरफ का 24 और 25 फरवरी के दरमियानी रात से LOC और दीगर सेक्टर्स पर जो फायर बंदी के हवाले से तमाम मुआहिदों और अंडरस्टैंडिंग पर सख्ती से अमल पैरा होने का इरादा किया है, जबकि दोनों तरफ ने हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मैकेनिज्म के मौजूदा निज़ाम ये किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत और गलत फहमी को हल करने पर भी इत्तेफाक है। जबकि इस हवाले से DGISTR ने भी कहा है कि हॉटलाइन पहले से मौजूद है और इस हवाले से जो है वो उनके राब्ते भी एक दूसरे साथ। ठीक है, उस्मान हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट साहब आपके वक्त का। आज ये अहम राब्ता हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैकेनिज्म मौजूद है और वक्तन फक्तन बात होती रहती है, लेकिन ये जो वायलेशन का किस्सा है ये 2003 में तय हुआ था कि LOC के ऊपर वायलेशन नहीं होंगी, लेकिन भारत खास तौर पे मोदी के आने के बाद से बहुत ज्यादा वायलेशन की हैं। अब हमारी तरफ सिविलियन कैरेटीज होती रही हैं, उधर भी काफी नुकसान हुआ उनका, फौजियों का, उनकी आर्मी वगैरह का। तो जरूरत इस बात की थी कि किया जाए ताकि सिविलियन लाइफ है वो नॉर्मल हो सके, लोग अपने खेतों में काम कर सकें। अब असल चीज ये है कि अंडरस्टैंडिंग पहले भी थी, अब तक दोबारा उस पर आपने इत्तफाक किया। इम्प्लीमेंटेशन का मसला है कि इस पे अमल कैसे होगा। अमल के लिए यहाँ पे दोनों तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने ऑब्जर्वर रखे हुए जो मॉनिटर भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो काम भी करते हैं, लेकिन भारत तुमको आने नहीं देता है LOC पे। तो ये दुश्वारी रहेगी क्योंकि मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन उसको अगर इस्तेमाल ना करें फिर वही किस्सा शुरू हो सकता है कभी कि आप वायलेशन हुई थोड़ी बहुत और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू हो जाएगी, ये पहले आपने किया है, ये पहले इन्होंने किया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उससे भी उस मौजूद पे भी बात करनी चाहिए और भारत को जोर देना चाहिए कि यहाँ पे ऑब्जर्वर्स को वापस लेके आए ताकि मुतनाज़ा इलाके में कोई एक गैर जानबदार फोर्स तो मौजूद हो नहीं जो बता सके कि कौन ये ज्यादती कर रहा है। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुफीद होगी, फायदेमंद होगी हमारे लिए। ठीक है, अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान ये हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। आपको क्या लगता है, LOC पर हिंदुस्तान की जानिब से हमला होता रहता है, तो क्या ये हॉटलाइन पे जो राब्ता है कितना सूदमंद साबित होगा? यकीनन देखें, इस पे अमल दरामद कराना ये जो 2003 की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मेनली वैसे तो पॉलिटिकल सतह पे है, लेकिन इसका मेनली दोनों तरफ की आर्म फोर्सेस का कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोल्जर्स बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो इसको ऑब्जर्व करें और सीज फायर को ऑब्जर्व किया जाए। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अब ये रियलाइजेशन दोनों तरफ बहुत अच्छी है और खुशाइंद इसलिए है कि जो जानों का ज़िया हो रहा था दोनों तरफ से, मिलिट्री टू मिलिट्री एंड बिलखुसूस हमारे निहत्ते कश्मीरी सिविलियन जिनको टारगेट किया जाता था हिंदुस्तान की तरफ से, इस साल भी कोई 3000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुई, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है
और इस पे अगर अमल दरामद हो जाता है और अगर दोनों तरफ की आमीर ये रियलाइज करते हुए जिस तरीके से बातचीत हुई है, अगर चाहें तो इसको अमली जामा पहना सकते हैं और ट्रुप्स को डिसिप्लिन करना और इस तरह के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अमली जामा पहनाना दोनों तरफ की कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आई ओनली प्रे कि दोनों तरफ जो बातचीत हुई है इसको अमली जामा पहनाया जाए, ये दोनों के लिए खुशाएं दो। ठीक है एजाज ऐवान साहब, ये देरपा और बाहमी मुफादे अमन की खातिर ये राब्ता हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की जानिब से ऐसा किया जाएगा? क्या इम्प्लीमेंट हो सकेगा? देरपा अमन जो है वो साबित हो सकेगा? देखिए, देरपा अमन पहले भी बहुत अरसा इस पर अमल दरामद होता रहा और कोई वायलेशन नहीं होती थी। इसके अंदर जो प्रोविजन हैं इस मुआहदे के अंदर, अगर उनको अमली जामा पहनाया जाए और एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जो हिंदुस्तान हमेशा लेता रहा है, अगर वो ना करें तो फिर इसको अमली जामा पहनाना आसान है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्टेक्ट का, लोकल टेक्निकल लेवल कॉन्टेक्ट का भी मैकेनिज्म दिया हुआ है। व्हाइट फ्लैग मीटिंग्स होती हैं जो कमांड टू कमांड हैं और वो करके अगर कोई इख्तलाफात हो, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन हो तो उनको हल कर लिया जाता है। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान एक नैरेटिव लेके चल रहा है वो कि जी यहाँ से वायलेशन होती हैं और लोग इनफिल्ट्रेट करके कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन आते हैं, ये नैरेटिव बेचते बेचते मेरे ख्याल में अब वो तंग भी आ चुके हैं। उनकी दुनिया में जिस तरीके से जगहसाई हुई, जिस तरीके से सिटीजन को लैब में उन्हें एक्सपोज किया, तो उसके बाद उनका वो नैरेटिव और उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक टेंट हुई है। मैं समझता हूँ बहुत टेंट हुई है। तो जब ऐसा है तो अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस पर अमल दरामद करना चाहेगा और अगर ये हो जाए तो कम से कम जो निहत्ते सिविलियंस हैं वो और हमारे वो सोल्जर्स जो अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त बॉर्डर पे बैठे हैं अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी सुख का सांस लेंगे और बेमकसद जानों का ज़िया रुक जाए। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि अमन जो है वो खित्ते में बरकरार रहे और इसी हवाले से वजीर आज़म की जानिब से भी जो इंडिया के वजीर आज़म हैं उनको अमन का काफ़ी बार मैसेज पहुंचाया है। तो आज ये इस इश्यूज पे बात हुई है और शायद इस पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है जो बाकी इंडिया के साथ मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं, क्या इंडिया अब उन पे भी बैठ के बात कर सकेगा? मेरे ख्याल में इस इनिशिएटिव को इतना दूर तक स्ट्रेच करना दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उम्मीद कि हिंदुस्तान और मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की कोई बड़ी कंसेशन देने के लिए तैयार होगी या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बायलैटरल बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसी मैं तवक्को नहीं रखता। ये एक टेक्निकल लेवल का अरेंजमेंट है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट हुआ है। अगर ये भी अचीव हो जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छा खुशाइंद होगा दोनों अतराफ के लिए। ठीक है सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तानी फौज और जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा से अमन की ही ख्वाह रहती है और कई बार जो है वो इस तरह के मुआहदे करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इंडिया की जानिब से इस तरह कभी भी कदम नहीं बढ़ाया गया। तो आपको क्या लगता है कि बात तो हो गई है लेकिन क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा इंडिया की जानिब से? मुझे लगता है कि अगर बातचीत हो गई है और DCMO बड़ा एक सीनियर लेवल है, ऑपरेशनल कमांडर्स होते हैं, दोनों तरफ के ऑपरेशंस को देखते हैं और ये हॉटलाइन का मैकेनिज्म बहुत इफेक्टिव इससे पहले रहा है। जब कभी कोई ऐसे इख्तलाफात होते हैं तो उनको हल करने में ये मैकेनिज्म बड़ा हैंडी रहता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जिस फिजा में बातचीत की है, जो बताया जा रहा है, अगर इस तरीके से है तो मुझे लगता है इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। कम से कम वक्ती तौर पर इस टेंशन को ईज ऑफ करने में सहूलत मिलेगी और ये जो वायलेशंस हो रही हैं ये रुक जाएंगी। और अगर यही रुक जाएं और सिविलियंस अपने आप को अपने घरों में बैठे हुए इनसिक्योर महसूस न करें तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट होगी, अच्छा इक़दाम होगा। ठीक है, मेजर जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब ने हमसे बात की, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है और DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए हैं और देरपा और बाहमी मुफादे अमन की खातिर दोनों अतराफ
का कोर इश्यूज और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से हमेशा ही ये ख्वाहां रही है कि अमन जो है वो खित्ते में बरकरार रहे, लेकिन हमेशा से ही हमने देखने में आया कि LOC पर खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि दोनों जानिब के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, लेकिन अब ये राब्ता कितना देर पा रहता है और क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो पाता है इंडिया की जानिब से या नहीं, ये देखना बाकी है। पाकिस्तान और भारत में राब्ता 1987 से इस हवाले से जारी था और पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए और पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान यह हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से इसमें बातचीत की गई है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। देरपा और बाहमी मुफादे अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए इत्तफाक भी किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। 310 शहरी जांबाक हुए हैं, जबकि 1600 के करीब जख्मी हुए हैं। 2003 के बाद से अब तक 13,500 बार LOC के खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से और पाकिस्तान और भारत में राब्ता ये 1987 से जारी था। पाकिस्तान और भारत दोनों मुत्तफिक हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से ये अहम राब्ता हुआ है। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान DGMOs के हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है और दीगर LOC की सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत भी की गई है, जबकि DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते की मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात भी किए गए हैं। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों इतराफ़ का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए इत्तेफाक भी किया गया है। दोनों इतराफ़ का 24 से 25 फरवरी के दरमियानी और दीगर LOC पर रात के फायर सेक्टर्स पर फायर बंदी के हवाले से तमाम मुआहिदों पर अंडरस्टैंडिंग और सख्ती से अमल पैरा होने का आदा जो है वो भी किया गया, जबकि दोनों इतराफ़ ने हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मतवक्की सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर इत्तेफाक भी किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से ये राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते की मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए हैं। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों तरफ के कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ता हुआ है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत भी की गई है, जबकि देरपा और बाहमी मुफाद अमन की खातिर दोनों तरफ का कोर इशू और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई है और आपको बताएं कि 310 शहरी जो है वो और 16 के करीब जो है वो जख्मी भी हुए, ऐसा कहना है DG ISPR का, जबकि उन्होंने कहा है कि 2023 से अब तक 13,500 से ज़ायद सीज़ फायर खिलाफ वर्जियां की गई हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई है और दोनों ऑफिसर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया है। ISPR का बताना है कि DGMOs ने दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का भी जायजा लिया और बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में राब्ता 1987 से जारी है। पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए। DG ISPR के मुताबिक LOC पर जंग बंदी के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई, जबकि 2014 से LOC पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13,500 से ज्यादा सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई, जिनमें 310 शहरी जांबाक हुए और 1600 के करीब जख्मी हुए थे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि 2014 से 2021 के दरमियान 97% सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई और 2019 में सबसे ज्यादा सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई, जबकि 2018 में सीज फायर खिलाफ वर्जियों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ था। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से बातचीत की गई है। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से इसमें बातचीत हुई है। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए हैं। देरपा
اور باہمی مفاد امن کی خاطر دونوں اطراف کا کور ایشوز اور تحفظات کو حل کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ ڈی جی ایم اوز نے دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے اور بنیادی معاملات و خدشات حل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں رابطہ 1987 سے جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت متفق ہیں کہ ہاٹ لائن کے موجودہ میکنزم کو مؤثر بنایا جائے۔ ان کے مطابق ایل او سی پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ جبکہ 2014 سے ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تیزی آ گئی تھی۔ 2003 کے بعد سے اب تک 13,500 سے زائد سیز فائر خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، جن میں 310 شہری جاں بحق اور 1600 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کے موجودہ میکنزم کے حوالے سے یہ رابطہ ہوا ہے۔ ایل او سی اور دیگر سیکٹرز کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن رابطے کے موجودہ طریقہ کار پر مذاکرات ہوئے ہیں، جبکہ دیرپا اور باہمی مفاد امن کی خاطر دونوں طرف کو کور ایشوز اور تحفظات کو حل کرنے کے لیے اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں رابطہ 1987 سے جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت متفق ہیں کہ ہاٹ لائن کے موجودہ میکنزم کو مؤثر بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جبکہ 2014 سے ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تیزی آ گئی تھی۔ 2003 کے بعد سے اب تک 13,500 سے زائد سیز فائر خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جن میں 310 شہری جاں بحق اور 1600 کے قریب زخمی ہوئے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ 2014 سے 2021 کے درمیان 97% سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوئی اور 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جبکہ 2018 میں سیز فائر خلاف ورزیوں میں سب سے زیادہ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کی موجودہ میکنزم کے حوالے سے یہ رابطہ ہوا ہے۔ ایل او سی اور دیگر سیکٹرز کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن رابطے کے موجودہ طریقہ کار پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ دیرپا اور باہمی مفاد امن کی خاطر دونوں اطراف کا کور ایشوز اور تحفظات کو حل کرنے کے لیے اتفاق بھی کیا گیا ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں رابطہ 1987 سے جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت متفق ہیں کہ ہاٹ لائن کے موجودہ میکنزم کو مؤثر بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر جنگ بندی کے لیے 2013 میں ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جبکہ 2014 سے ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تیزی آ گئی تھی۔ 2003 کے بعد سے اب تک 13,500 سے زائد سیز فائر خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جن میں 310 شہری جاں بحق اور 1600 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آج یہ اہم رابطہ ہوا ہے ہاٹ لائن پر دونوں پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان، کیا لگتا ہے کتنا فائدہ مند ہوگا اور کیا امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ بہت مثبت بات ہے، بہت عرصے کے بعد ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرحدی گاؤں میں ایل او سی پر جو ہماری جانے جاتی تھی اور ہمارے اتحاد بہت سرحدوں کے اوپر واقع ہیں، جبکہ انڈیا میں ایسی صورتحال نہیں ہے اور چین اور انڈیا میں بھی ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے لداخ کے علاقے میں، اور ڈی جی ایم او کی ملاقات جو ہیں اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اور خدا کرے ایک ایسا وقت جائے کہ کشمیر کو مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر بات کریں اور کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کریں اور دونوں ملک جو ہے وہ مزید بہتر طریقے سے اپنے روابط جو ہیں وہ بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ابتدا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب، پاک فوج نے ہمیشہ وزیر داخلہ شیخ رشید سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں رابطہ 1987 سے جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت متفق ہیں کہ ہاٹ لائن کے موجودہ میکنزم کو مؤثر بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس بارے میں کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سسٹینیبل بنانے کے لیے دونوں سائڈز متفق ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی تفصیلات کچھ ایسے ہے کہ 2003 کے بعد اگر اب تک ہم دیکھیں تو ٹوٹل سیز فائر وائلیشنز تقریباً 13,500 سے زیادہ ہیں،
اور اس سال 2003 سے اب تک 310 شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 1600 زخمی ہوئے. اور لیکن اس کا جو تناسب رہا 2003 سے 13 تک کی جو فگرز ہیں سیز فائر وائلیشنز کی اور کیجولٹیز کی، اور 2014 کے بعد جو سیز فائر وائلیشنز اور کیجولٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے. 92% جو یہ میں نے آپ کو فگرز بتائے ہیں اس میں سے 92% سیز فائر وائلیشنز 2014 اور 21 کے درمیان ہوئی ہیں. اور اگر ہم اس میں صرف فگرز لے لیں خواتین اور بچوں کے ہی تو وہی پچھلے 4 سال میں تقریباً 49 خواتین شہید ہو چکی ہیں، 313 زخمی ہوئی اور 36 معصوم بچے بھی اس دوران شہید ہوئے. اور جیسے میں اسٹیٹسٹکس اس کے شیئر کرتا رہتا ہوں، 2019 جو ایسا سال تھا جس میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں اور 2018 میں میکسیمم کیجولٹیز ہوئی تھیں. سو یہ 2014 کے بعد بہت سپائک آئی تھی. سو اب جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں ڈی جی ایم اوز کے درمیان، یہ اتفاق ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو ناؤ implement the understanding of 2003 on ceasefire in the letter and spirit. اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. سندھ اسمبلی کے باہر وزیر تعلیم سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے وہ ظلم ہو گیا، جرم ہو گیا، پتہ نہیں کوئی انتقامی کارروائی ہو گئی. وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرے نہیں ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ کوئی میرے کزن کا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا ہے. بھائی جب آپ کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کا کوئی کزن جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا کیا انہوں نے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا اسٹے آرڈر ہے تو مناسب طریقہ یہ تھا کہ آپ عدالت میں جا کے کہہ دو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، عدالت اگر کہہ دے کہ زمین ان کی ہے تو زمین آپ کی ہے بھائی. لیکن اگر قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس بنیاد پہ اس کو یہ تاثر دینا کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی یہ غلط ہے، اور وہاں پر آپ لوگوں کے کیمروں نے دکھایا، آپ کے چینلز نے دکھایا کہ یہ خود اور ان کے ساتھ کچھ اور ایم پی ایس سے یہ وہاں جا کر اس پوری ٹیم کے اوپر حملہ آور ہوئے جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کر رہی تھی. وہاں مشینری جو کھڑی تھی ان کے شیشے توڑے، وہاں جو ڈرائیورز تھے ان کے اوپر تشدد ہوا، یہ سب آپ لوگوں نے دکھایا. اب اگر ایک سرکاری کام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے پر وہاں سول ایڈمنسٹریشن پر حملہ آور ہونے کے پاداش میں، وہاں توڑ پھوڑ کرنے کی پاداش میں کوئی ایف آئی آر کٹی تو یہ کہاں سے غلط ہو گئی؟ اور اس ایف آئی آر میں یہ جناب گرفتاری نہیں ہوئے، پولیس نے ان کو پوچھا ہی نہیں، ایف آئی آر کاٹ دی چھوڑ دیا. اگر ہم نے گرفتار کرانا ہوتا اس دن بھی کروا سکتے تھے کہ بھی پکڑو ان کو. پھر اسی دن اسی صاحب نے وہاں سپر ہائی وے کئی گھنٹے تک کوئی 40-50 لوگوں کے ساتھ مل کے بلاک رکھا. آپ کے چینلز بتاتے رہے کہ ہزاروں شہری بیچارے پریشان تھے. سپر ہائی وے کا بلاک ہو جانا چند گھنٹوں کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ ہوئی، آپ کے چینلز نے دکھایا. اس پہ اگر کوئی پرچہ ہوا کہاں سے غلط ہو گیا. پھر اس پہ بھی گرفتاری نہیں ہوئی. اگر ہم نے کرانا ہوتا تو ہم تو 6 فروری کو گرفتار کرا لیتے. پولیس نے کارروائی نہیں کی، نہ ہم نے پوچھا. 16 فروری کو جو الیکشنز ہو رہے تھے ملیر میں، آپ یہ صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو ووٹ ہوا تھا، میں ووٹ ڈالنے گیا تھا. بھائی ووٹ آپ کا ایک پولنگ اسٹیشن میں ہوگا نا، آپ جائیں ووٹ ڈالیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر اس حلقے میں نہیں جا سکتا جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہوں. میں کراچی کا صدر ہوں پیپلز پارٹی کا. یہ الیکشنز ہو رہے تھے، میری ذمہ داری بنتی تھی میں اس الیکشن کی مہم سے شروع ہونے سے لے کے آخر تک میں اس حلقے میں نہیں گیا. کوئی دکھا دے کہیں میری موجودگی وہاں پر. ہمارا کوئی وزیر وہاں نہیں گیا. وہاں ان کے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز کمپین کرتے رہے. ہم نے شکایت بھی نہیں کی الیکشن کمیشن کو. الیکشن کے دن سے پہلے ہماری کوئی شکایت بھی نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایم پی ایز ایم این اے کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے ووٹ کینڈیڈیٹ کے لیے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کرتے رہے. پھر الیکشن کا دن جب آتا ہے تو الیکشن کے دن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز نہیں، کوئی بھی فرد جس کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہو وہ اس حلقے میں نہیں جا سکتا اور اسلحے کی نمائش بالکل نہیں کر سکتا. اور پولنگ اسٹیشن کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، آپ حلقے میں اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے، اپنے لائسنس یافتہ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے. یہ صاحب
میں نے سنا ہے کوئی صبح 8 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس دن الیکشن کے دن, اور اس میں یہ فرمایا کہ جی مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے. بھائی اس کو وہی نازل ہوئی تھی کہ اس پہ حملہ ہونے والا ہے؟ اس کو کس نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا؟ اور اس دن صبح 8 بجے سے لے کر یہ صاحب مسلح لوگوں کے ساتھ اس حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنز کے پاک فضائیہ جاری ہے, آپ کو لیے چلتے ہیں. Number 15 Squadron, Wing Commander Hassan Farooq. Here today, they shall in part replicate the same formation that flew back in the year 1968, welcoming Mirage aircraft to our beloved homeland. I am honored to announce that we have here, sitting with us today, some of those dedicated and ardent pilots who flew in this meritorious formation back in 1968. Ladies and gentlemen, also flying within the Cobra formation today are the oldest aircraft from Mirage fleet. Ladies and gentlemen, you will now hear from the formation itself. This is Cobra 1. Now. Cobra check. 2, 3, 4, 5. 5 Cobras, 1 minute to run it. Ladies and gentlemen, number 15 Squadron was the tip of the spear that gave a nerve-shattering blow to the enemy on the fateful morning of 27th February, marking a new chapter to its glorious traditions through Operation Swift Retort. Cobras, 30 seconds to run it. Ladies and gentlemen, may I direct your attention to the left of the venue? The Cobras would be appearing. Air Warriors presenting salute to President of Pakistan and distinguished guests. Pakistan Zindabad. Ladies and gentlemen, the Cobras. Roger, 2, 3, 2, 5. Cobra push 5. Time control copy. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the hard-hitting strike punch of Pakistan Air Force flyby as they present the salute to our honored and distinguished guests. 30 seconds to run. Copy. پاکستان ایئر فورس رفیقی ایئر بیس شورکوٹ پر خوبصورت تقریب کا انعقاد شاندار فلائی پاسٹ اور کوبرا فارمیشن کی جانب سے صدر مملکت کو سلامی دی جا رہی ہے. اس پریڈ کا حوالہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کلر ایوارڈ پریڈ ہے یہ اور فلائی پاسٹ کا اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت فارمیشن ہے پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کی. Ladies and gentlemen, the Zarars. پاکستان ایئر فورس پاکستان کا فخر. 27 فروری 2019 Ladies and کو gentlemen, دن جب افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کی تاریخ شجاعت کی عظیم داستانوں سے بھری پڑی ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس تقریب کے احوال سے. شورکوٹ پاکستان ایئر فورس رفیقی ایئر بیس جہاں پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد اس تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی صدر ڈاکٹر عارف الوی خطاب بھی کریں گے. کلر ایوارڈ پریڈ جس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. شورکوٹ میں پاکستان ایئر فورس رفیقی ایئر بیس سے اس تقریب کا یہ احوال براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس وقت پاکستان ایئر فورس کے سربراہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں. بریفنگ دی گئی. شاندار فلائی پاسٹ کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو اس احوال سے آگاہ کیا گیا جس خوبصورتی کے ساتھ جس بھرپور صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اس شو کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان ایئر فورس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دشمن نے جب بھی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھا پاکستان ایئر فورس نے شجاعت کی عظیم داستان رقم کی. 65 کی جنگ ہو یا پھر 27 فروری 2019
पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया, ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों की मोतरफ हुई और इस तरह से पाकिस्तान को ये एहसास हासिल हुआ कि हमने पेशा वराना सतह पर न सिर्फ अपनी एयरफोर्स की तैयारी की बल्कि इसी तरह की खूबसूरत और पेशा वराना परेड्स के साथ दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स से ही तरबियत हासिल करके अपने मुल्कों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं शोरकोट के इस खूबसूरत तकरीब के अहवाल से। पाकिस्तान एयरफोर्स की रफ़ीकी एयरबेस है जहाँ पर आज इस खूबसूरत परेड का इनेकाद किया गया है। कलर अवार्ड परेड है ये। खूबसूरत फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की जानिब से कोबरा स्क्वाड था जिसने आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इस परेड में सलामी दी और इस दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पाकिस्तान फ़ज़ाइया के आला हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। शोरकोट में पाक फ़ज़ाया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिरकत की। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी और एयर चीफ को चबूतरे पर सलामी भी दी गई, जबकि तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाया के तैयारों ने फ़ज़ाई मार्च का मुजाहरा भी किया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को हरबी सामान के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। मनाजिर आप देख सकते हैं शोरकोट के, जहाँ पे पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस तकरीब में शरीक हैं। सदर को और एयर चीफ को चबूतरे पर सलामी भी दी गई। और अभी आपको खबर से अपडेट करें, NA 75 डस्का दोबारा इंतखाब होंगे या नतीजा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। NA 75 डस्का के बारे में आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। दोबारा इंतखाब होंगे या नतीजा जारी होगा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ये फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं NA 75 डस्का दोबारा इंतखाब होंगे या नतीजा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसीलात ज़िशान भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज तहरीक इंसाफ के वकील ने और नून लीग के वकील दोनों ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं अली जफर, आज उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा है कि नून लीग जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और वीडियोस जो दिखाई जा रही हैं वो कोई भी वीडियोस दिखाई जा सकती हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इन वीडियोस को ना देखे, हकाइक पे फैसले करे। और जो मामला है तहरीक इंसाफ ने वो इलेक्शन कमीशन से इस्तदा किया है कि इसको यहाँ से मुस्तरद किया जाए, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ये मामला भिजवाया जाए। चूँकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुतल्लिका फोरम है, उसने ये फैसला करना है, तो जिससे इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दलाइल सुने, तफसीली दलाइल सुने और नून लीग ने भी इस्तदा किया कि पूरे हल्के में पोलिंग करवाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है इस पर महफूज कर लिया और 3 बजे आज फैसला सुनाया जाएगा कि मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसर ने 14 पोलिंग स्टेशन में निशानदेही की है टेम्परी की, वहाँ पे रीपोलिंग करवाई जाए या पूरे जो हल्का है NA 75 डस्का वहाँ पे ज़मीनी इंतखाब करवाया जाए। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मेंबरान के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन अब मुशावरत करेंगे, फैसला महफूज कर लिया है और 3 बजे अब ये फैसला सुनाया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो ये मुतालबा करती रही है पूरी समात में कि ये नताइज पूरे जारी किए जाएं और मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाए, जबकि नून लीग की एक इस्तदा थी कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। चूँकि सिर्फ ये 20 पोलिंग स्टेशन का मामला नहीं है, पूरे हल्के के पोलिंग स्टेशन में PTI ने फायरिंग करके नून लीग के वोटर्स को भगाया था, खौफ और रात फैलाया था, जिसकी वजह से नून लीग के वोट काफी पोल नहीं हो सके थे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया जो 3 बजे सुनाया जाएगा। जी ज़िशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक और खबर से मुतल्लिक आपसे तफसीलात जानेंगे। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने अली असद मली को डांट दिया। इलेक्शन कमीशन रुकन पंजाब ने कहा है कि आपने जर्सी अपने गले में लटकाई हुई है जो मुनासिब अंदाज नहीं है, बाहर जाकर जर्सी उतारें और आकर बोलें। ज़िशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर दलाइल दे रहे थे तो इसी दौरान PTI के जो उम्मीदवार हैं अली असद मली वो उसके रोस्टम पर आए, तो उन्होंने अपनी जो स्वेटर है वो उतार के गले में बांधी हुई थी और अचानक बोलना शुरू हो गया, जिसपे मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने उनको डांट दिया और रोक दिया कि ये कोई अंदाज नहीं है कमरा अदालत में आके खड़े होकर बोलने का, तो आप पहले बाहर जाएं, ये अपनी जर्सी उतारने में अपना हुलिया ठीक करके दोबारा अंदर आए और अपने जो भी आपने अपना मौका पेश करना है वो पेश करें। जिसपे अली असद मली ने फौरी तौर पे माजरत करते हुए कमरा अदालत से बाहर गए और उन्होंने अपनी जर्सी जो गले में बांधी हुई थी वो उतार के अपने असिस्टेंट को पकड़ाई और दोबारा अंदर आके जी बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस तरह से
छांगा मांगा से लेकर और पूरे 2018 तक इन्होंने धांधली और धौंस के अलावा कोई इलेक्शन नहीं किया, और इस पे ये फख्र भी करते हैं कि जी ये तो इलेक्शन है, इसमें सब कुछ जायज़ है। अब बात यह है कि जिस तरह के हमारे इन्होंने कहा था कि जी 20 हलकों में हमें रीपोलिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया कि 20 में हम रीपोलिंग करेंगे। अभी जो है तो ये पैंतरे बदलते रहते हैं, जिस तरह के हमने पीडीएम की तहरीक में देखी कि आज कुछ बात करते हैं, आज कुछ धमकी देते हैं, आज कुछ ऐलान करते हैं, कल उसकी खुद ही नफी करते हैं। वही रवैया इनका अभी भी है कि जब हमने 20 का इनका चैलेंज मान लिया, अब ये कहते हैं कि पूरे हल्के में होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इलेक्शन ये हार जाएं वही एक धांधली का हुआ, जो जीत जाएं न वजीराबाद का जिक्र होगा न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा। तो ये जो मनपसंद नताइज, चाहे वो अदालतों के हों या वो इलेक्शन के हों या कोई भी ऐसे फैसले हों जो इनके हक में ना हो, वो ठीक नहीं है। तो अगर ये अपनी मंशा के फैसले चाहते हैं, ये अपने मंशा के नताइज चाहते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। शिबली फराज मीडिया से बात कर रहे हैं, हम खबर शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा पहुंच गए हैं, जबकि उनके हमरा कमर जबान कायरा, मखदूम अहमद महमूद भी हैं, जबकि चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। जाती उम्रा के मनाजिर आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा पहुंच गए हैं। मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी उनके हमरा हैं। इसके अलावा कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। जोहराने में शिरकत के लिए वो वहां पहुंचे हैं और दीगर मामलात पे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का जाती उम्रा में इस्तकबाल किया है। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उम्रा पहुंच गए हैं, जबकि आपको बताएं कि कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हैं। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया है। तो आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जाती उम्रा पहुंच गए हैं और ये अहम जो है वो सियासी मुलाकात समझी जा रही है। आपको बताते चलें कि कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं, जबकि चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं और ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पंजाब भर के दुकानदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाहौर हाईकोर्ट में कारोबारी मराकज़ के लिए औकातिकार मुकर्रर करने और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दुकानें, कारोबारी मराकज़ रेगुलर औकात पर खोलने की इजाजत दे दी है। पुलिस को दुकानदारों को बिला वजह परेशान न करने का हुक्म भी दिया गया है। और अब आपको बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात जारी है। यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद, चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा भी बिलावल भुट्टो के साथ है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब जाती उम्रा पहुंचे तो मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान ये अहम मुलाकात जारी है, जिसपे सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है और इसके बाद जोहराना दिया जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद, चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वहाँ पे मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया और परवेज रशीद भी वहाँ पे मौजूद हैं और दीगर रहनुमा भी नून लीग के वहाँ पे मौजूद हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।